अब दर्द भी खुद ने टेकेगा। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया है। 7वें और अंतिम चरण का थम गया है चुनाव प्रचार और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम तमिलनाडु के कन्याकुमारी के भगवती देवी अम्मा मंदिर में शक्ति की उपासना के बाद विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 1 जून तक करेंगे ध्यान। क्यों है पीएम के ध्यान पर तनाव, बताएंगे आपको। राजधानी दिल्ली में रिकॉर्ड तापमान के बीच पैदा हुआ जल संकट पर आम आदमी पार्टी क्यों है सवालों के घेरे में, इस पर भी करेंगे बात। और साथ ही साथ अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने रचा फिर इतिहास। दुनिया के पहले 3D रॉकेट अग्निबाण की सफल लॉन्चिंग के साथ भारत ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र की अपार संभावनाओं को भी रखा दुनिया के सामने। भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं और आत्मनिर्भर भारत के सफर पर होगी चर्चा न्यूज नाइट में, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। थम गया देश भर में चुनाव प्रचार। 1 जून को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर होगा मतदान। पीएम मोदी ने काशी परिवार से पहले मतदान फिर जलपान का किया आग्रह। सातवें और अंतिम चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। प्रधानमंत्री मोदी काशी से तीसरी बार मैदान में, वहीं अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, रंजीत सिंह चन्नी, मनीष तिवारी और अभिषेक बैनर्जी भी इस चरण के लिए ठोक रहे हैं ताल। भीषण गर्मी के बीच जल संकट से दिल्ली के कई इलाकों में हाहाकार। टैंकरों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा पानी, जनता के बीच आक्रोश। पानी की कमी को लेकर महिलाओं ने मटके फोड़कर जताया रोष। भाजपा ने आप सरकार पर साधा निशाना। शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ता करेंगे हल्ला बोल। प्रचंड गर्मी की चपेट में उत्तर भारत, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट। केरल में मॉनसून ने दी दस्तक, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। अंतरिक्ष में भारत की एक और ऐतिहासिक छलांग। स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने अपना पहला रॉकेट किया लॉन्च। रॉकेट देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन से संचालित। इसमें दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन। प्रधानमंत्री ने अग्निकुल कॉस्मोस को दी बधाई। आरबीआई ने कहा 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 7% होने का अनुमान। वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था। ब्याज दरों में स्थिरता के साथ ही साल 2024-25 के लिए आउटलुक बेहतर। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने रचा इतिहास। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के क्लासिकल गेम में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को दी शिकस्त। और लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए प्रचार आज शाम थम गया। अब मतदाताओं को 1 जून का इंतजार है, जब 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। 7वें चरण के प्रचार में क्या कुछ रहा खास और किन दिग्गजों की किस्मत पर लगा है दांव, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए विभिन्न दलों के नेता जोर आजमाइश करते नजर आए। खास तौर पर इस चरण के लिए दिग्गज नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ ढेरों वादों का दौर भी चलता दिखाई दिया।
अब बात करें इस चरण की तो प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अनेकों मामले और मुद्दे छाए रहे, जिनमें राम मंदिर, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, संविधान में बदलाव, आरक्षण में बदलाव, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर बयानों के तीर चलते नजर आए। अब 7वें और अंतिम चरण पर नजर डालें तो इस चरण की 57 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें से 41 सामान्य, 13 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। वहीं इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 809 पुरुष उम्मीदवार और 95 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। इस बीच 1 जून को जिन 57 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 सीटों के अलावा चंडीगढ़ की एकमात्र संसदीय सीट पर चुनाव करवाए जाएंगे। दूसरी तरफ नजर डालें तो 7वें चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण के चुनाव में भाजपा समेत एनडीए के दिग्गज उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आता है, जो कि लगातार तीसरी बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके अलावा हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, आरा से आर.के. सिंह, चंदौली से डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, पटियाला से परनीत कौर, गोरखपुर से रवि किशन, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा, बालासोर से प्रताप चंद्र सारंगी, गोड्डा से निशिकांत दुबे, मंडी लोकसभा सीट से कंगना रणौत और अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू चुनावी मैदान में है। जबकि इस चरण में विपक्षी दिग्गजों की बात की जाए तो जालंधर से चरणजीत सिंह चन्नी, लुधियाना से अमरिंदर सिंह राजा, बठिंडा से हरसिमरत कौर बादल, चंडीगढ़ से मनीष तिवारी, डायमंड हार्बर से अभिषेक बैनर्जी, दमदम से सौगत राय, कोलकाता उत्तर से सुदीप बंदोपाध्याय, गाजीपुर से अफजल अंसारी और काराकाट से पवन सिंह दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर बात की जाए 2019 के चुनावी नतीजों की तो 7वें चरण की इन 57 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी को 9 सीट, कांग्रेस को 8, बीजेटी को 4, जेडीयू को 3 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं बसपा को 2, शिरोमणि अकाली दल को 2, अपना दल सोनेलाल को 2, झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। 7वें और अंतिम चरण की 57 सीटों पर 1 जून को मतदान के साथ ही देश में आम चुनाव संपन्न हो जाएगा। बहरहाल आम चुनाव के पहले 6 चरणों की बात की जाए तो लगभग 65.54 मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है, जहां छठे चरण में 63.37% मतदान दर्ज किया गया, तो वहीं 5वें चरण में 62.2% वोटिंग हुई। इसके अलावा चौथे चरण में 69.16% मतदान हुआ, जबकि तीसरे चरण में मतदान 65.69% रहा। दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज किया गया, जबकि पहले चरण में 66.14 वोटिंग हुई थी। बहरहाल प्रचार अभियान में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि किसके सिर जीत का सेहरा बंधेगा। यह 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भगवती अम्मन मंदिर में प्रार्थना की। चुनाव प्रचार अभियान की समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा के लिए कन्याकुमारी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल का दौरा किया।
इधर राजधानी दिल्ली में हर दिन प्रचंड गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में दिल्ली के लोगों को पानी के संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में पानी की किल्लत हो गई है। इसके लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली में जल संकट को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने हरियाणा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। लोकसभा चुनावों के अंतिम चरण में जहां सियासी पारा अपने उफान पर है, वहीं भीषण गर्मी और लू के तेज थपेड़ों से संपूर्ण उत्तर भारत सहित दिल्ली वासियों का हाल बेहाल है। चिलचिलाती धूप के बीच गर्मी की मार और जल संकट से दिल्ली के इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली की गीता कॉलोनी क्षेत्र से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी अपने घरों से खाली बर्तन लेकर पानी भरने के लिए टैंकर पर टूट पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी के लिए मारामारी के साथ महिलाओं के साथ अभद्रता भी देखी जा रही है। एक अन्य वीडियो नई दिल्ली क्षेत्र का भी वायरल हो रहा है। नई दिल्ली, जहां से खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधायक हैं, यहां टैंकरों के आते ही लोग पानी भरने के लिए टैंकर के पीछे भागते हुए नजर आए। जल संकट से परेशान महिलाओं का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है। एक ही टैंकर आती है, उसमें भी इतनी भीड़ होती है, बहुत ज्यादा ही भीड़ होती है। मार काट सब इसी में होती है, छीन छोड़ सारी इसी में काम हो जाती है सबकी। अब समस्या हमारी पानी की ज्यादा हुई है, कभी नहीं हुई है। हम पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तड़प रहे। डेली की यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने आप मंत्री आतिशी के आवास के बाहर मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और आम आदमी पार्टी सरकार राजनीति कर रही है। ये जल संकट ईश्वर जनित नहीं, बल्कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा जानबूझकर उत्पन्न की गई समस्या है। दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है पानी के लिए। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। दिल्ली में पानी का संकट दिखाकर कैसे पैसा कमाया जाए, ये दिल्ली सरकार की साजिश है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार जल संकट से निपटने के समुचित प्रयास कर रही है। जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी ही कम जाएगा, जब हरियाणा से पानी ही कम आएगा, तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पानी कहां से प्रोड्यूस करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नई दिल्ली स्थित विधानसभा क्षेत्र में स्थित मेहरचंद मार्केट का डीडी न्यूज की टीम ने जायजा लिया तो हालात देखने लायक थे। पानी की किल्लत से जूझ रहे आम लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। मुख्यमंत्री विधायक हैं अरविंद केजरीवाल जी, फिर भी दिक्कत हो रही है पानी की। मैं दिक्कत है पानी की, पानी नहीं आ रहा, हफ्ता भर हो गया, बिल्कुल नहीं आ रहा पानी कहीं से नहीं आ रहा है, यहाँ गली में भी नहीं आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है। बहुत परेशान है सब पब्लिक। इस बीच दिल्ली सरकार द्वारा जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं किए जाने पर नाराज दिल्ली के उपराज्यपाल ने भीषण गर्मी से जनता को राहत दिलाने के मद्देनजर आदेश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में काम करने वाले मजदूरों को 12 से 3 बजे के बीच छुट्टी मिलेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश की मुख्य बातें: पीडब्ल्यूडी को डीजेबी, आईएनएफसी, एमसीडी, एनडीएमसी, बिजली विभाग, डीयूएसआईबी को श्रमिकों और कर्मचारियों को अत्यधिक गर्मी से बचाने के निर्देश दिए गए हैं। गरीब श्रमिकों को लू से बचाने के लिए छाया, कूलर की व्यवस्था की जाए। डीडीए को आदेश दिए गए हैं कि सुपरवाइजर्स और लेबर को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच छुट्टी दी जाए। यात्रियों और पैदल यात्रियों को राहत देने के लिए बस क्यू शेल्टर्स पर पानी की व्यवस्था भी करने के आदेश दिए गए हैं। एसटीपी का पानी सड़कों पर छिड़कने के लिए लगाया जाना चाहिए, ये भी आदेश दिया गया है।
निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में भीषण गर्मी के साथ पानी की किल्लत से जहां आम जन को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दिल्ली जल बोर्ड की मिलीभगत से टैंकर माफिया मालामाल हो रहे हैं और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सियासी राजनीति कर चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में एक और जहां सियासी पारा अपने चरम पर है, वहीं संपूर्ण उत्तर भारत सहित राजधानी दिल्ली में लू के तेज थपेड़े और गर्मी की वजह से हाल बेहाल नजर आ रहा है। अभी हम मौजूद है नई दिल्ली स्थित मेहरचंद मार्केट में। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये झुग्गी बस्ती का एरिया है। यहाँ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद विधायक हैं, लेकिन पानी की किल्लत के चलते न केवल लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए रात भर जगना भी पड़ रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। भीषण गर्मी के साथ ही दिल्ली वालों को पानी का संकट भी झेलना पड़ रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बात खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? RBI कहता है इनसे सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। भारत के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और उपलब्धि। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने गुरुवार को श्रीहरिकोटा में अपने स्वयं के लॉन्च पैड से रॉकेट अग्निबाण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसरो ने प्रक्षेपण को बताया एक प्रमुख मील का पत्थर। दुनिया के पहले 3D रॉकेट अग्निबाण की सफल लॉन्चिंग हो गई है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग की गई। चेन्नई की निजी स्पेस कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने इस सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर रॉकेट को तैयार किया है। अग्निबाण रॉकेट सिंगल स्टेज का रॉकेट है जिसके इंजन का नाम अग्निलेट है। ये इंजन पूरी तरह से 3D प्रिंटेड है। ये 6 किलो न्यूटन की ताकत पैदा करने वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। अग्निबाण द्विस्तरीय पूरी तरह से कॉन्फ़िगर करने योग्य लॉन्च वाहन है जो 300 किलोग्राम तक भारी पेलोड को 700 किलोमीटर की कक्षा में भेज सकता है। इसरो ने इस लॉन्च के लिए अग्निकुल की मदद की है। उसने श्रीहरिकोटा में एक छोटा लॉन्च पैड बनाया जो अन्य लॉन्च पैड से करीब 4 किलोमीटर दूर है। ये लॉन्च पैड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। यहाँ से निजी कंपनियों के वर्टिकल टेक ऑफ करने वाले रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने प्रक्षेपण के बाद सोशल मीडिया X पर इसकी जानकारी दी। SDSC में अपने लॉन्च पैड से अग्निबाण सॉर्टेड 01 मिशन के सफल प्रक्षेपण के लिए अग्निकुल कॉस्मोस को हार्दिक बधाई। ये 3D विनिर्माण के माध्यम से प्राप्त अर्ध क्रायोजेनिक तरल इंजन की पहली नियंत्रित उड़ान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर एक पोस्ट के माध्यम से अग्निबाण के सफलतापूर्वक लॉन्च के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में लिखा, ये एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो पूरे देश को गौरवान्वित करेगी।
दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित अग्निबाण रॉकेट का सफल प्रक्षेपण भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और हमारी युवा शक्ति की उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रमाण है। अग्निकुल कॉस्मोस टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं। IIT मद्रास ने भी अग्निकुल कॉस्मोस को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में IIT मद्रास ने कहा, बधाई हो अग्निकुल कॉस्मोस। IIT मद्रास इंक्यूबेटेड अग्निकुल ने SDSC शार के भीतर भारत के पहले और एकमात्र निजी लॉन्च पैड से दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा किया। ये सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के साथ दुनिया की पहली उड़ान है। इस मिशन ने 3 उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत के पहले प्राइवेट लॉन्च पैड से रॉकेट को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च पैड का नाम धनुष है, जो श्रीहरिकोटा में है। ये रॉकेट देश के पहले सेमी क्रायोजेनिक इंजन अग्निलेट से पावर्ड था। फ्यूल के रूप में सब कूल ऑक्सीजन यूज की गई। ये व्हीकल दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन से पावर्ड था, जिसे घर में ही बनाया गया। ये भारत का दूसरा निजी रॉकेट लॉन्च है। इससे पहले स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा पहला विक्रम S सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और भारत ने पिछले 9 साल में अंतरिक्ष के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। इन स्पेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की शुरुआत के साथ अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों में और विविधता लाने के प्रयास भी किए गए। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ नया हो रहा है इस क्षेत्र में। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये रिपोर्ट। भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र कई अहम उपलब्धियों के साथ लगातार प्रगति कर रहा है। भारत ने खुद को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी खुद को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया है। इस मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव बना है साल 2020 में स्थापित हुआ इन स्पेस। ये वही केंद्र है जिसने व्यावसायिक कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी। साल 2014 से 2023 के बीच देश के 150 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप ने 285 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की पूंजी जुटाई है। कुछ सालों से बहुत अच्छा एक ग्रोथ देखने को आया है। अभी हमारी गवर्नमेंट ने भी 2023 में नई स्पेस पॉलिसी लेकर के आए हैं, जिससे जो प्राइवेट स्पेस रिलेटेड कंपनीज हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अलग अलग सेक्टर्स में काम करने का अवसर मिल रहा है। कई सारे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैं जो स्पेस सेक्टर में आ रहे हैं, जैसे अभी गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया है अराउंड $36 मिलियन का। ये पिक्सेल कंपनी में सैटेलाइट इमेज स्टार्टअप है। साल 2020 में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र का मूल्य $9.6 बिलियन था। ये मूल्य वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 2 से 3% का योगदान करता है। साथ ही साल 2025 तक इस क्षेत्र के $13 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। भविष्य के बारे में अगर बात की जाए तो भारत का लक्ष्य साल 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में 10% की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी करना है। मार्च 2024 में भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में ढील देने की योजना की घोषणा की है। इन नियमों के तहत घटक विनिर्माण में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी जाएगी। The historic decision paves the way for unprecedented growth and innovation and will ultimately foster a new era of space exploration and commercialization in India. As a full-stack space engineering company, Dhruva Space is poised to leverage these opportunities to make significant contributions to the world space community and achieve remarkable milestones through collaboration, innovation and capacity building. ये साफ हो चुका है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम फल फूल रहा है। जहां साल 2012 में सिर्फ एक स्टार्टअप था, वो अब 2023 तक बढ़कर 189 तक पहुंच गया है। इन स्टार्टअप को साल 2023 में कुल $124.7 मिलियन का फंड मिला। ये फंड साल 2021 में $67.2 मिलियन से काफी ज्यादा है। इसके साथ ही भारत ने 61 देशों और 5 बहुपक्षीय निकायों के साथ अंतरिक्ष सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत अपनी मजबूत नीतियों और निवेश की वजह से अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भारत नवाचार और सहयोग की सीमाओं से आगे जाकर सुदूर अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रहा है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो अग्निबाण के साथ भारत की अपार संभावनाएं अंतरिक्ष के क्षेत्र में और साथ ही साथ किस तरह से भारत विश्व को भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई संभावनाओं से दो चार करा रहा है, इसी पर हमारी होगी चर्चा। हमारा विशेष है अग्निबाण भारतीय स्पेस मिशन के लिए ऐतिहासिक पल। हमारे साथ हैं विशेष मेहमान अजय लेले साहब, अंतरिक्ष मामलों के विशेषज्ञ। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, इसी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, पहले तो आपको अग्निबाण की सफल प्रक्षेपण की एक बधाई के साथ ही साथ ये भी हम जानना चाहेंगे अजय जी कि किस तरह से भारत ने अग्निबाण के साथ अपनी क्षमताओं को तो दुनिया के सामने रखा है, लेकिन दुनिया के लिए भी आने वाले समय में अंतरिक्ष इकोसिस्टम जो भारत का बढ़ रहा है उसके लिए किस तरह से बड़ी संभावनाएं भी विश्व के लिए सामने लेके आया है। मेरे विचार से अगर हम ये पूरा आज का लॉन्च देखें तो हमें ये देखना होगा कि कुछ वर्षों में हमने काफ़ी प्रगति की है। जैसा आपके न्यूज़ में भी बताया कि ऑलमोस्ट 200 स्टार्टअप्स आई हैं। इससे पहले भी स्काईरूट ने एक सबऑर्बिटल लॉन्च किया था, वो भी सक्सेसफुल था। आज का जो लॉन्च है इसका विशेष महत्व ये है कि एक 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि कॉस्ट ऑफ द लॉन्च बहुत कम होगी और हमने एक पूरा का पूरा जो उसका हिस्सा था वो 3D प्रिंटेड था। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी दुनिया भर में आजकल यूज़ हो रही है। स्पेस मिशंस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है वो छोटे छोटे पार्ट्स 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से करते हैं। यहाँ पे एक पूरा का पूरा इंजन का ढांचा हमने 3D प्रिंटिंग से बनाया था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आने वाले दिनों में जब यह ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल से ऑर्बिटल लॉन्च करेगा, क्योंकि आज का जो लॉन्च था वो काफ़ी सीमित था, खाली 8 किलोमीटर के ऊपर तक गया था, लेकिन ये कंपनी का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 700 किलोमीटर ऊपर 200 केजीज के सैटेलाइट्स लेने जाने वाले हैं। इसका मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में वो सैटेलाइट्स का बेसिक जो मार्केट है उसको वो टारगेट कर रहे हैं। आज की अगर हम पूरी परिस्थिति देखें तो सैटेलाइट लॉन्चिंग काफ़ी एक डिफ़िकल्ट प्रपोजल है, क्योंकि उसके लिए आपको लॉन्चिंग पैड्स चाहिए, लॉन्चिंग स्टेशंस चाहिए, आपको रॉकेट्स चाहिए और वो रॉकेट्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 3D प्रिंटिंग के माध्यम से रॉकेट को डेवलप करोगे तो रॉकेट का कॉस्ट बहुत कम आएगा और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हमने एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया है। मेरे विचार से ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन इसरो अभी डेवलप कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये स्टार्टअप ने इसरो से भी पहले एक छोटे पैमाने पे भी क्यों ना हो एक सेमी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया है और वो सक्सेसफुल प्रदर्शन किया है। जी अजय साहब, जिस तरह से आपने बताया कि अभी इस पर काम इसरो कर ही रहा है और इस स्टार्टअप ने इस काम को करके दिखा दिया है और शायद इसीलिए इसरो ने कहा कि ये मील का पत्थर है अग्निबाण। अजय जी, किस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष का क्षेत्र ऐसा रहा जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स को लेकर बड़ी उहापोह रही है, लेकिन इन स्पेस के साथ इसकी शुरुआत हुई है, शुरुआत के बेहतर नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं। ये विश्व में भारत को और कितना मजबूत बनाता है अंतरिक्ष क्षेत्र में? अगर हम पूरे विश्व का अंतरिक्ष क्षेत्र देखेंगे तो अभी भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। अब भारत ये चाहता है कि 2030 के करीब हमारी हिस्सेदारी 8 से 10% तक हो जाएगी। अगर हमें वैसी हिस्सेदारी करनी है तो खाली इसरो के प्रोग्राम्स का सक्सेस के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है। हमें हमारे पूरे स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम बना है उसमें काफी प्रगति करने की संभावना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो स्पेस पॉलिसी आया था पिछले साल, इस साल में हमने FDI 100% FDIs ओपन कर दिए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। हमारे साइंटिस्ट ऑलरेडी ट्रेंड हैं, काफ़ी सारे साइंटिस्ट कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को या मेन स्पेस एजेंसीज को इंटरनेशनली ऑल्सो। सो आपके पास काफी सारा अगर बजट आएगा तो स्टार्टअप्स को भी इन्वेस्ट करने के लिए, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट के लिए
काफ़ी मात्रा में उसकी हेल्प होगी। क्योंकि अभी क्या है कि स्टार्टअप के पास इकोसिस्टम जो है वो बहुत सीमित इकोसिस्टम है, क्योंकि स्टार्टअप में जो लोग आ रहे हैं वो डेफिनेटली अच्छे साइंटिस्ट हैं लेकिन फाइनेंशियली प्रबल नहीं है। तो उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अगर सपोर्ट मिलेगा तो उससे काफ़ी जल्दी में हम हमारा प्रोग्राम आगे ले जाएंगे। तो अगर FDIs आती हैं तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत जल्दी आ सकता है, और अगर आपको अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, तकनीकी सब चीज़ें भारत के पास तो है ही, और भारत के कोलैबोरेशंस भी काफ़ी स्टार्टअप से इंटरनेशनली है। तो आने वाले में मेरे विचार से इससे महत्वपूर्ण अच्छे प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे और एक प्रबलता से हम स्पेस पावर करके उभर के आ जाएंगे। अजय जी, स्पेस साइंसेस में जिन युवाओं की रुचि है और भविष्य में अपने करियर को इस तरफ देखते हैं, तो आपको लगता है कि पिछले 10 साल में भारत ने एक नई छलांग लगाई है, उनके लिए बड़ी संभावनाएं दिखाई देती हैं, देश के युवाओं के लिए भी? बिल्कुल, अगर हम देखेंगे कि हमारे देश में स्पेस साइंस को कहाँ पे लोग पढ़ सकते हैं, इससे पहले वो सुविधाएं बहुत कम थी। अब हमारे पास काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस आ गए हैं, पब्लिक कॉलेजेस आ गए हैं, जहाँ पे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के ऊपर काफ़ी सारा सिलेबस अवेलेबल है। काफ़ी सारे युवा आकृष्ट हो रहे हैं। मेरे विचार से 15-20 साल पहले इसरो ने एक त्रिवेंद्रम में इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, जिससे काफ़ी प्रगति हो चुकी है। तो अब इसरो में भी जो साइंटिस्ट आते हैं वो उनके इंस्टीट्यूट से ट्रेंड साइंटिस्ट आते हैं, जिनको बेसिकली एरोस्पेस में ट्रेन किया जाता है जी। और अब प्राइवेट कॉलेजेस भी है और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, IITs है। जैसा आपने देखा आज का जो सफल परीक्षण था, वो इंक्यूबेटर बेसिकली IIT मद्रास में काम हो रहा था। सो IITs का भी काफ़ी स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेशन है। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे पास एक ट्रेंड मैन पावर अब उपलब्ध है, खाली इश्यू है फाइनेंसेस का। जब उनको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, मेरे विचार से वो काफ़ी जल्दी में काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और विस्तार से अग्निबाण और भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में जो लगातार भारत तरक्की कर रहा है उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है न्यूज़ नाइट में। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। साल 2016 में लाया गया दिवालियापन से जुड़े नए कानून
इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का सकारात्मक असर दिखने लगा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेख में यूपीए सरकार पर अटकाने और लटकाने जैसी प्रवृत्ति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 2016 के पहले के कानून ने जहां 30 सालों में 3500 से भी कम मामलों का निपटारा किया, वहीं 2016 से 2024 के बीच नए आईबीसी कानून ने 3171 संकटग्रस्त कंपनियों को बचाया। कुल मिलाकर ऋणदाताओं को 3.32 लाख करोड़ रुपए वापस मिले, जो उचित वैल्यूएशन का औसतन 85% है। वित्त मंत्री ने IIM अहमदाबाद की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि रिपोर्ट आईबीसी कानून के बाद जिन कंपनियों को वापसी का मौका मिला, उनके समाधान के 3 सालों के बाद औसतन बिक्री में 76% की बढ़ोतरी हुई। कर्मचारियों की संख्या लगभग इंसॉल्वेंसी से पहले के स्तर पर पहुंच गई। औसत कुल संपत्ति में 50% की वृद्धि हुई और पूंजीगत व्यय में 130% की वृद्धि हुई। वित्त मंत्री ने नए कानून बनने के बाद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की उस टिप्पणी का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नए कानून के बनने से कंपनियां कार्रवाई होने के पहले ही अपने कर्जों को चुकाने में विश्वास करने लगी हैं, जिससे क्रेडिट कल्चर में काफी सुधार हुआ है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सॉवरेन रेटिंग के स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स आउटलुक अपडेट की सराहना की है। उनका कहना है कि आज हर भारतीय के लिए ये बात गर्व की बात है कि ग्लोबल रेटिंग्स ने लगभग 14 वर्षों के बाद भारत की सॉवरेन रेटिंग को स्थिर से सकारात्मक कर दिया है। The International Rating Agency has upgraded India's sovereign rating from stable to positive after 14 years, largely due to the successful implementation of several measures over the last 10 years, where India has moved from a fragile 5 economy to the world's fastest growing large economy amongst the top 5 in the world. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has in 10 years brought inclusive and sustainable development to the nation. लंबे अंतराल के बाद S&P ग्लोबल ने बुधवार को भारत के सॉवरेन आउटलुक को स्थिर से सकारात्मक में संशोधित किया था। अभी तक S&P ने भारत को स्टेबल रेटिंग दी थी, जो भारत की तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था और वित्तीय अनुशासन के मद्देनजर पॉजिटिव कर दिया गया है। देश में बुनियादी ढांचे में निवेश पर सरकार के स्पष्ट फोकस और वित्तीय अनुशासन की वजह से S&P ग्लोबल ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को एक पायदान बढ़ा दिया है। भारत की नई सॉवरेन रेटिंग पॉजिटिव हो गई है, जो पहले स्टेबल थी। S&P ग्लोबल ने अपनी ताज़ा रेटिंग के आउटलुक में साफ किया है कि नीतियों के स्थायित्व, सरकार के वित्तीय अनुशासन और बुनियादी ढांचे पर निवेश के फोकस को देखते हुए साफ है कि अगले 24 महीनों में भारत की रेटिंग में और सुधार संभव है। बीते 3 सालों में भारत की औसत विकास दर 8.1% रही, जो एशिया पैसिफिक में सबसे ज्यादा है। रेटिंग एजेंसी मानती है कि आर्थिक सुधारों की नीतियां जारी रहीं तो अगले 3 सालों में 7% की विकास दर हासिल करना मुश्किल नहीं। रेटिंग एजेंसी ने भारत की कोविड के बाद की रिकवरी प्रोसेस की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार कोविड से पहले के मुकाबले 46% ज्यादा बढ़ गया है। इसी वजह से साल 2025 में भारत की जीडीपी विकास दर 6.8%, 2026 में 6.9% और 2027 में 7% रह सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंडीज का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. और इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर इर्डा ने हेल्थ इंश्योरेंस को आसान बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इर्डा ने कस्टमर्स को बड़ी राहत देते हुए इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि उन्हें कैशलेस इलाज को लेकर 1 घंटे के अंदर फैसला लेना होगा। साथ ही डिस्चार्ज रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर इंश्योरेंस कंपनियों को मंजूरी पर फैसला लेना होगा। इर्डा ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटर ने अपने 55 सर्कुलर वापस लेते हुए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इसमें सभी नियमों को एक ही जगह लाया गया है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्लेम प्रक्रिया को लेकर किया गया है। मास्टर सर्कुलर के अनुसार किसी भी मामले में पॉलिसी धारक को डिस्चार्ज के लिए अस्पताल में ज्यादा देर इंतजार नहीं करना होगा। कंपनियों को हर साल में 3 घंटे के अंदर मंजूरी देनी होगी। यदि इससे ज्यादा देरी होती है तो अतिरिक्त खर्च का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी को जल्द से जल्द कागजी कार्रवाई पूरी करके क्लेम सेटलमेंट करना होगा ताकि परिजनों को शव तुरंत मिल सके। इंश्योरेंस बिजनेस के ऊपर ये बहुत ही एक अच्छी जो सरकार ने रिफॉर्म की है, जो जरूरी भी थी। हेल्थ सेक्टर में रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से हम 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन और 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनना चाहते हैं तो उसके लिए स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो आज की ये जो रिफॉर्म्स हैं जिससे कि एक स्पीडी रिकवरी के साथ रीइंबर्समेंट जो एक व्यक्ति ने खर्च किया है उसको बड़े अच्छे तरीके से उसका जो स्पीडी रीइंबर्समेंट हो जाए और साथ में जो रिन्यूअल प्रोसेस है उसमें रिन्यूअल में ज़्यादा हैसल्स ना हो, उसका जो शिफ्ट है खास करके कई बार वो अपनी पॉलिसी शिफ्ट करना चाहता है तो उसके लिए सुविधा रहे। तो जो ईज ऑफ लिविंग के काफ़ी पैमाने हैं तो उनको ऊपर सभी विचार करते हुए जो IRDA ने आज ये सर्कुलर निकाला है ये बहुत ही इफेक्टिव एक रिफॉर्म है। IRDA की ये पहल जो कि कैशलेस की इनिशियल कैशलेस की सीमा 1 घंटे तथा डिस्चार्ज के समय कैशलेस की सीमा 3 घंटे करती है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के संबंध, पश्चिम एशिया में राफा के मानवीय संकट और मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA जैसे अहम अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर बयान दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की गलती स्वीकारने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आपको इस मुद्दे पर हमारी राय मालूम है। मौजूदा हालात से साफ है कि पाकिस्तान में भी एक निष्पक्ष दृष्टिकोण उभर रहा है। जिस मुद्दे पे आप हमारा ध्यान लाना चाह रहे हैं इस पे जो हमारी क्या राय है, क्या हमारा सोच है, क्या हमारा पोजीशन है, उससे तो आप भली भांति अवगत हैं। रही बात कि ये क्या देखने को आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी अब वास्तविकता पे आधारित नज़रिया सामने आ रहा है और सामने देखा जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम जो टिप्पणी की बात कही आपने उसको हम इस नज़रिए से देखते हैं। मालदीव से जुड़े एक प्रश्न का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने उनके मंत्री की ओर से FTA की फिर से पेशकश के बारे में कुछ रिपोर्ट देखी है। अगर मालदीव हमारे साथ FTA पर विचार कर रहा है तो हम इस पर विचार करेंगे। On Maldives, we have seen some reports about the minister speaking about we offering FTA
We haven't done so, but if Maldives, if they want to, if they come up with, if they are considering an FTA with us, we will surely look into it. और न्यूज़ नाइट में खबरें जारी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं। वह ये प्रतिष्ठित पद संभालने वाली भारत की पहली महिला राजनयिक हैं। हमारे संवाददाता शुभेंदु घोष के साथ खास बातचीत में रुचिरा कंबोज ने अपने करियर के यादगार पलों को साझा किया। Well, December 2022 marked an incredibly memorable presidency for India. I recall that we organized 2 signature events, one on the reform and expansion of the United Nations Security Council, and the other on countering terrorism with a united front. And I'm pleased to share that in the first event, we successfully highlighted the urgent need to reform and expand an outdated structure by bringing more democracy and diversity of voices to the table. And regarding the second event, we achieved a significant milestone by concluding a presidential statement with the unanimous consensus of all 15 council members. After having served so closely in the foreign affairs portfolio for nearly 4 decades, how do you envision India today? Where do you see us going in the years to come? The story of India is one of incredible energy, youth, and dynamism. It's transformative today. Viksit Bharat at 2047 is inevitable. Our nation is indeed on a remarkable journey marked by unprecedented growth and influence on the global stage. Now we have to, of course, ensure that this momentum continues. As we all know, Swami Vivekananda had once said, "Arise, awake, and stop not until the goal is achieved." I'm certain that a brighter future awaits. और भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक GDP वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान लगाया है। RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से शुरू होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने की संभावना है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए परिदृश्य उज्जवल बना हुआ है, जो व्यापक आर्थिक बुनियादी बातों, मजबूत वित्तीय और कॉरपोरेट क्षेत्रों और लचीले बाहरी क्षेत्र की निरंतर मजबूती पर आधारित है। केंद्रीय बैंक के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 से भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी देखने को मिली है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले वर्ष के 7% से बढ़कर 7.6% हो गई है। लगातार 3 साल से सकल घरेलू उत्पाद 7% या उससे अधिक बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि 7% रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम दोनों तरफ समान रूप से संतुलित होंगे।
इसमें कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था ने लगातार चुनौतियों के बावजूद जुझारूपन दिखाया है। और आरबीआई की इस रिपोर्ट पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, डीजी RIS फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर सचिन, सबसे पहले तुम यही जानना चाहेंगे, इस रिपोर्ट से आप जो बुलंद भारत की तस्वीर सामने आ रही है उसके मुख्य बिंदु क्या देखते हैं? तीन बातें बिल्कुल साफ हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विकास के जिस धरातल पे हम भारत को देख रहे हैं, विकसित भारत की जो फाउंडेशन की हम बात कर रहे हैं, उसके तीनों अंग, जो कृषि है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सर्विसेज सेक्टर है, तीनों में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जैसा हमने देखा, कल जो कंपोजिट PMI रिलीज हुआ, उसमें हमने देखा कि सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग का एक बहुत ही उम्दा कन्वर्जेंस हमारे सामने निकल करके आया है। अगर आपने देखा हो तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, OECD और IMF तीनों ने 7% पे अपनी हामी पिछले 3 महीनों के रिपोर्ट्स में दी है। रिजर्व बैंक पहला ऐसा एंटिटी था जो शुरू से 7% की बात कर रहा था। अभी हम देख रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के कन्वर्जेंस के क्षेत्र में एक खासी बढ़त हम लोगों ने हासिल करी है। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 7-8 वर्षों में लगातार भारत के कंसिस्टेंट प्रयासों के चलते हमने G20 में भी और उसके बाद भी लगातार इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सामने लेकर के आए। जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज जो आपने देखा, रिजर्व बैंक ने लोगों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंग GSEC के मार्केट में उनकी एंट्री को लेकर के, उनके इन्वेस्टमेंट को लेकर के किया है। तो अगर देखें, एक महत्वपूर्ण बिंदु इस एनुअल रिपोर्ट से हमारे सामने निकल करके आया है। जी प्रोफेसर सचिन, महंगाई को लेकर भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई में नरमी जताई गई है, ये उम्मीद जताई गई है। पूरा चुनाव बीत गया, एक ही चरण के, अंतिम चरण का चुनाव, एक तरह से मतदान बाकी है। महंगाई बड़ा मुद्दा है, रिपोर्ट लेकिन कुछ सकारात्मक संकेत देती दिख रही है। बिल्कुल दे रही है। और अगर आप देखें तो जिस से गत वर्ष महंगाई बाकी राष्ट्रों में बढ़ी और जिस ढंग से सप्लाई अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से रुकी, उन सब मार्केट्स में भारत उन चुनिंदा देशों में है जहां पर महंगाई के ऊपर सरकार काबू पा सकी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन के चलते ही ये संभव हो सका। हम महंगाई के ऊपर न सिर्फ लगाम कस सके, बल्कि हमने इस बात का भी पूरा प्रयास किया कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है उसको भी हम विकास के धरातल पे जाकर के चुनौती दे सकें। और हमने अपनी अर्थव्यवस्था में ये दोनों बातों को सुनिश्चित किया। हमने महंगाई को कम किया और अनएम्प्लॉयमेंट जो कई देशों में कई गुना ज्यादा बढ़ा, भारत में उल्टा हुआ। भारत के अंदर हमने एक महत्वपूर्ण अंग देखा जिसमें विकास के क्षेत्र में लोगों ने स्वयं रोजगार सृजन का जो अनुभव किया, जो अनूठा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, वो अपने आप में अब जो सकारात्मक पहल इस रिपोर्ट की चर्चा में आया है वो बिल्कुल सामने हम लोगों को दिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सचिन, विस्तार से बात करने के लिए कि किस तरह से आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर को पेश कर रही है। इन दिनों उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। लगभग सभी राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। और इस बीच अच्छी खबर यह है कि समय से पहले ही दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। इसी के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून पहुंच गया है। देश के मौसम के मिजाज को बयां करती ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि जहां उत्तर भारत में लोग तेज धूप, तपिश और लू से परेशान हैं, तो वहीं केरल में झमाझम बारिश ने मौसम को गुलजार कर दिया है। केरल में मानसून ने समय से पहले दस्तक दे दी है। हालांकि उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में पारा 40 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। भीषण गर्मी और हीट वेव से झुलस रहे लोगों को अभी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के लिए गुरुवार के लिए ऑरेंज अलर्ट और शुक्रवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार में रेड अलर्ट और झारखंड, ओडिशा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं राजस्थान में पिछले 24 घंटों में ज्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण यही है कि काफी हिस्सों में टेम्परेचर्स कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव, जैसे मई महीने का जो हीट वेव आता है वो थ्रेशोल्ड बेस्ड आता है कि फिर भी 47 प्लस टेम्परेचर्स आने वाले दिनों में आज के लिए कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, राजस्थान। लेकिन जो सीवियरिटी है वो कम हो रही है और इसके बाद कल और कम हो जाएगी। हमने जो वार्निंग रखा है कल और परसों येलो अलर्ट रखा है, उसके बाद ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा हीट वेव अभी ईस्टर्न पार्ट में भी चल रही है, बिहार में भी 2-3 दिनों से चल रही है। बिहार के लिए आज हमने रेड अलर्ट रखा है। हीट वेव और सीवियर हीट वेव का जो दौर है वो पिछले 24 घंटों में खासकर उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के भागों में ही रिपोर्ट हुआ है। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। गर्मी की तपिश सिर्फ मैदानी इलाकों तक ही सीमित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के कुछ शहरों में गर्मी कहर बरसा रही है। उत्तराखंड में भी गर्मी का कुछ यूं ही आलम है। बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप से हरिद्वार में स्थानीय निवासी और पर्यटक परेशान नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक हरिद्वार में गुरुवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालांकि अच्छी खबर यह है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने सामान्य से पहले गुरुवार को केरल में दस्तक दे दी है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून 30 मई को केरल और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया है। अभी इसने केरला का हिस्सा कवर किया, मोस्ट पार्ट ऑफ केरला कर लिया, उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के काफी हिस्से कवर हो गए हैं और आने वाले दिनों में हमारा यही अनुमान है 3-4 दिनों में जो तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ हिस्से और कवर करेगा और साथ में ही सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के और रिमेनिंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी कवर हो जाएगा। मौसम विभाग ने इस साल मानसून के दौरान सामान्य बारिश का अनुमान जताया है। साथ साथ मौसम विभाग ने उप हिमालय पश्चिम बंगाल यानी कि हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम में अगले 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में इन खबरों को देखिए। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जीबी पंत विश्वविद्यालय गए और यहां पौधरोपण किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति कैंची धाम पहुंचे, जहां उन्होंने नीम करौली बाबा आश्रम में दर्शन किए। डूंगरपुर प्रकरण के एक मुकदमे में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के आजम खान को 10 साल और उनके करीबी ठेकेदार बरकत अली को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आजम खान और बरकत अली को बुधवार को दोषी ठहराया था। आजम खान सीतापुर और ठेकेदार रामपुर जेल में हैं। दोनों की जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई। सपा सरकार में 2016 में डूंगरपुर बस्ती में रह रहे लोगों के मकान तोड़कर आसरा आवास बनाए गए थे। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर।